मेरा अपना जीवन जो बीता है वो बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है और मुझे चुनौतियाँ अच्छी लगती हैं। एक तो ये है कि जो टीचर और टॉट की जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर पड़ गई है। अभिनय के द्वारा आप अपने अंदर की जो भावनाएं होते हैं उसको प्रकट करने का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। शिक्षा होती है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जिसको ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन कहा जाता है। अनुशासित रहें और सबसे बड़ी बात है कि मानवीय संवेदनाओं को किसी हालत में ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल संकल्प बलिया में। हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम है संवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि संवाद के हर एपिसोड में हम अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके बारे में और उनके विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। इसके पहले बहुत सारे एपिसोड हम लेकर के आए हैं। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास है। हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो शिक्षा जगत के एक उच्च पद पर आसीन है। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। आज की जो हमारी शख्सियत है, हमारे मेहमान हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। 3 साल लगभग कंप्लीट हो गए यूनिवर्सिटी में आपको आए हुए, और उस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आपने सफ़र तय किया। लेकिन उससे पहले मैम, हम एक छोटा सा ये जानना चाहते हैं कि क्या पृष्ठभूमि रही है आपकी, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, शैक्षिक वातावरण क्या रहा है जिसने आपको प्रेरित किया, इतनी दूर तक की यात्रा आपने किया। संक्षेप में वो यात्रा में जो मेरे जीवन की सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे वो मेरे नाना जी थे जी, आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी। और वो यहाँ बलिया में ही उन्होंने प्रिंसिपल थे 2 कॉलेजेस के, सतीश चंद डिग्री कॉलेज और मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज। तो मेरा बचपन यहाँ बीता है और उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें, उस समय का बलिया और अभी के बलिया में बहुत फ़र्क है, उसमें बहुत कुछ सीखा। उनके साथ ही हम लोग रहते थे और उनसे संस्कार, उन्हीं से वैल्यू सिस्टम लिया। मेरे माता पिता दोनों टीचर्स थे, तो घर में एक शैक्षिक वातावरण, बहुत अच्छा शैक्षिक वातावरण था। और मेरे नाना जी के जो मेरे पर नाना थे वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, और नाना जी के जो पिताजी जो मेरे पर नाना थे वो काशी विद्यापीठ में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो वेद को पढ़ाते थे, वेद और कर्मकांड पढ़ाते थे और निःशुल्क पढ़ाते थे, कोई वेतन नहीं लेते थे, अवैतनिक थे। तो एक लंबी परंपरा हम लोग की चली आ रही कई पीढ़ियों से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार जुड़ा है। और मेरे अपने परिवार में भी मेरे माता पिता दोनों ही बहुत ही, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे और 130 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। तो पूरा परिवार एक शैक्षिक जगत से जुड़ा हुआ है। तो उससे परिवार के वातावरण ने प्रेरित किया कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाए और अध्यापक बनने की मन में विचार भी अध्यापक बनने का आया। उसके पहले और कुछ भी चाहते थे, सेना में जाना चाहते थे, नन बनना चाहते थे, लेकिन बाद में जो दिमाग जहाँ स्थिर हुआ वहाँ अध्यापक था। हाँ, पड़ गया। मैम, अभी आपने बताया कि पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी आपके नाना जी थे। वो बहुत बड़े नाटककार थे और बलिया में जब वो रंगमंच करते थे तो उस दौर को हम लोग याद करते हैं तो कहा जाता है कि स्वर्णिम काल रहा। ये भी है कि जो जानकारी मेरी है कि आपने भी उनके सानिध्य में कुछ नाटकों में अभिनय किया। कई नाटकों में जो बच्चों का रोल होता था, तो जैसे दंत मुद्रा मुझे याद है, एक नाटक में बच्चे चाहिए थे, तो उसमें हम लोग जितने छोटे बच्चे जितने थे उसके बाद उसमें रोल प्ले किया। और फिर उसके बाद 2-3 नाटक हुए जिसमें बच्चों की भूमिका, छोटे बच्चों की भूमिका वो हम लोगों ने किया निश्चित रूप से। और बहुत आनंद आता था टाउन डिग्री कॉलेज के थिएटर को करने में। और एक उसी समय नाना जी ने ही उसको शुरू किया था, उसी समय बना था वो, और काफ़ी सक्सेसफुल था उस समय, बहुत अच्छा कार्य हो रहा था वहाँ पे। एक उस समय का बहुत पायनियर कॉलेज था मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज। एक सामान्य सी बात आती है बार बार कि जैसे नाटकों में अभिनय करना बच्चों के लिए या फिर अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में, और आज के पेरेंट्स या फिर पहले से भी था कि जो अगर एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं तो इन सारी गतिविधियों से रोकते हैं कि नहीं, बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर इन गतिविधियों में बच्चे शामिल हो? कहते थे लोग, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। हम लोग को भी कहा जाता था कि पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ। लेकिन देखिए, जो शिक्षा होती है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जिसको ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन कहा जाता है। तो ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट की बात होगी तो उसमें बॉडी भी होगा, माइंड भी होगा और स्पिरिट भी होगा। तो जब आप 3 डोमेन्स के साथ चलती है एजुकेशन, कॉग्निटिव डोमेन होता है, इफेक्टिव डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन होता है। तो कॉग्निटिव डोमेन तो आपके ज्ञान के क्षेत्र को कवर करता है,
लेकिन जो इफेक्टिव डोमेन होता है वो भावक प्रधान होता है। तो अगर आप केवल कॉग्निटिव, केवल ज्ञान भर दें उनके अंदर और थोड़ा कौशल सिखा दें तो वो रोबोट बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर भावात्मक पक्ष को यदि आप उसके नहीं सबल करेंगे तो वो ये नहीं जानेगा कि अपने ज्ञान का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो जहाँ सुई घुमा दी, जहाँ जैसे रोबोट को चला दिया वैसे चलता है। लेकिन अगर व्यक्ति भावनाओं से भी भरा हुआ होगा तो उसे पता होगा कि इस ज्ञान को प्रयोग ऐसी जगह ज्ञान का किया जाए जहाँ पर समृद्धि हो, क्रिएटिविटी हो, आगे बढ़े बात। ऐसी जगह पर वो कभी नहीं करेगा जहाँ संघार हो। तो इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है भावात्मक को भी कवर करना, भावात्मक क्षेत्र भी कहा जाएगा शिक्षा सर्वांगीण विकास। हाँ, इफेक्टिव डोमेन बहुत ज़रूरी होता है। और इफेक्टिव डोमेन की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर ये सब आ जाता है, अभिनय भी आ जाता है, जो तीनों विधाएं हैं, वोकल है, हाँ, ललित कला भी आ जाती हैं, वोकल म्यूजिक भी आ जाता है, डांस भी आ जाता है, ड्रामेटिक्स भी आ जाता है। अभिनय के द्वारा आप अपने अंदर की जो भावनाएं होते हैं उसको प्रकट करने का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर उपाय के रूप में इसको हम लोग आपकी जो टेंशन होते हैं उसका रिलैक्सेशन होता है। म्यूजिक, अब तो रिसर्चर्स कहती हैं कि अगर आप म्यूजिक सुने तो उससे बहुत सी बीमारियों में अपने आप लाभ हो जाता है। और थिएटर जो होता है, जब आप रोल प्ले करते हैं तो उस रोल प्ले करने में आप अपने मन के जो उससे संबंधित उद्गार होते हैं उसको भी जोड़ देते हैं, उसको पर्सनलाइजेशन हो जाता है। और वो जो पर्सनलाइजेशन होता है उससे बहुत लाभ होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को उस पात्र के माध्यम से बाहर निकालता है और टेंशन रिलैक्सेशन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैम, आपने लगभग 3 साल पहले ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी। राइट। वो दौर बड़ा मुश्किल भरा दौर था, कोरोना काल का समय चल रहा था। हाँ, देश एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा था। हाँ। तो जाहिर सी बात है पठन पाठन के अलावा और जो गतिविधियाँ थे उस पर भी बहुत सारी दिक्कतें आई। तो वो एक चुनौती थी आपके लिए, उसे आप कैसे याद करती हैं उस दौर को? देखिए, जो मेरा अपना जीवन जो बीता है वो बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है और मुझे चुनौतियाँ अच्छी लगती हैं। जब कुछ दिनों तक बड़ा आराम से सब सपाट बीतता है तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा अजीब सा जीवन है, ये तो ऐसे तो कोई भी जी लेता है। तो चुनौतियों को मुझे मालूम था जब मैं यहाँ ज्वाइन करने के लिए मैंने अप्लाई किया था, कुछ भी किया था, तो वो सब मुझे पता था कि अभी यूनिवर्सिटी जो है वो नई खुली है। और जब आप कोई नई चीज़ को हाथ में लेते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा विस्तृत जो है वो रहता है, एक मंच होता है बहुत बड़ा जिसमें आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसी तरह से लिया। जब मैं आई थी मुझे याद है मैंने यहाँ आके शिरसा नमन किया था इस धरती को, और इस धरती को प्रणाम करते हुए मैंने कहा था कि आप मेरी सहायता करें। और धरती ने पूरी सहायता की, इस भूमि ने। और उसमें जब मैं आई थी उस समय कई क्षेत्रों में यहाँ क्लासेस ज़रूर 3 कोर्सेज एक्टिवेटेड थे लेकिन चलते नहीं थे ठीक से, क्लासेस कम चलती थी। और कुल मिला के 80 विद्यार्थी थे जिनका 3 टीचर्स थे। आना जाना भी कुछ तय नहीं था, कब आते थे कब जाते थे। तो इस तरह से एक शिक्षा जो शैक्षिक माहौल है वो नहीं था यहाँ पे। हम केवल एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बन के रह गए थे लेकिन यूनिवर्सिटी ये रेजिडेंशियल कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। तो उसका जो दूसरा जो फर्स्ट पार्ट था रेजिडेंशियल, वो होना बहुत अधिक आवश्यक था। इसलिए 26 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे और 19 मार्च को कोरोना आ गया था और उसके बाद यूनिवर्सिटी सब बंद हो गई थी। जब मैं आई तो 4 मार्च से यहाँ एग्जामिनेशन शुरू हुए थे और वो एग्जामिनेशन बीच में ही कोरोना पीरियड के कारण उसको बंद किया गया था। एक वो समय था और एक कैंपस में पानी भर गया था, करीब 1 साल पूरा पानी भरा रहा कैंपस में, बहुत ख़राब स्थिति थी। करीब 4-5 महीना हम लोग बाहर एडमिशन कराया, हम बच्चों ने लिया, सब बहुत दिक्कतें थी। उसके बाद भी यूनिवर्सिटी इस समय यदि मैं देखती हूँ यूनिवर्सिटी को तो इस समय करीब 32 परमानेंट स्टाफ हैं, टीचर्स फैकल्टी हमारी जो हैं, और 21 जो हैं हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं। तो करीब 53 टीचर्स हैं हमारे पास, बच्चे 1350 बच्चे हैं इस समय, और करीब 26 कोर्सेज़ की पढ़ाई इस समय हो रही है। यदि वो 2 समय मिल गया होता, कोरोना वाला और वो, तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होता। और जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क किन्हीं कारणों से, बाढ़ के कारण रुक गया, फिर ये हुआ कि यहाँ नहीं हो सकता है, बन नहीं सकता, लेकिन बहुत अथक प्रयास करना पड़ा। तो उसके बाद जो है वो बिल्डिंग अब शेप ले रही है। कुछ अड़चने हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये अड़चनें भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। और अभी हम अपनी एक बिल्डिंग जो हमारे पास है उसमें हम 2 शिफ्ट्स में क्लास ले रहे हैं, लेकिन जुलाई से मुझे लगता है, जुलाई या अगस्त से ऐसी स्थितियां अनुकूल बनेंगी कि ये बिल्डिंग भी अवश्य मिलेगी हम लोगों को। और विश्वविद्यालय है एक बहुत
परम पनीत कर्तव्य होता है किसी भी जनता का कि वहाँ पे विश्वविद्यालय हो और उसको अच्छी तरह से चलाया जाए, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हम मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय अब रास्ते पर आ गया है और ज़रूर डेवलप करेगा, फ्लरिश करेगा। मैंने पिछले बार इस भावात्मक पक्ष को समझने के लिए म्यूज़िक को वोकल इंस्ट्रूमेंटल दोनों शुरू किया, तबला हमारे यहाँ चलता है, और फाइन आर्ट्स में BFA शुरू किया। BFA यहाँ पर कहीं नहीं था आसपास के ज़िलों में, और एक बड़ी दिक्कत थी कि जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे थे, फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे बच्चे थे, वो कहाँ जाएं ये समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए हमने BFA खोला और अभी शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कार्य होगा, और बहुत ही अल्प समय में हमने आर्ट एग्जीबिशन भी लगाया, हमने बच्चों के साथ जो है वो एक वर्कशॉप भी की। तो बहुत थोड़ा ही समय भी हुआ है खोले हुए हम लोग को, लेकिन अच्छी तरह से चल रहा है। MOUs भी हम कर रहे हैं, 2 MOUs हम, एक MOU हो गया है फाइनल, दूसरा MOU 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, जो फाइन आर्ट्स से, परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कमी थी एक विश्वविद्यालय की कि कॉग्निटिव था और साइकोमोटर था, इफेक्टिव नहीं था, उसको भी हमने बिल्कुल किसी विश्वविद्यालय की पहचान सिर्फ पठन पाठन से नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी से ज़्यादा उसका महत्व होता है। उसमें आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की चीज़ें, सेमिनार, गोष्ठी, तो बहुत सारे सेमिनार्स और गोष्ठियों का भी आयोजन आपने कराया, और जो यहाँ के लीजेंड्स हैं उनका एक सबमिट कराया, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने, जब मैं यहाँ पे आई थी तो उस समय 2016 दिसंबर में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई और 17 से चल रही थी। 2020 में मैं यहाँ पर आई, तो एलुमनी एसोसिएशन बनाया ज़रूर था, कोशिश की बनाने की, क्योंकि 1-2 बैचेस निकले थे, लेकिन अभी जो पूरा अच्छी तरह फुल फ्लेजेड जो होना चाहिए वो नहीं था। तो मुझे लगा कि एक आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना हम एक लिविंग लेजेंड ऑफ बलिया बना दें। तो लिविंग लेजेंड ऑफ बलिया में हमने, यहाँ के तो लेजेंड्स ही लेजेंड्स हैं बलिया में, लेकिन जो लिविंग लेजेंड हैं उसमें जो लोग, ऐसे लोगों को रखा गया है जो बलिया में जिनका जन्म हुआ, बचपन यहाँ बीता, और उसके बाद जो है वो सीधे वो बाहर चले गए, और बाहर जाके उन्होंने देश विदेश जहाँ पर भी बहुत नाम कमाया उन लोगों ने, उनको मैंने जोड़ा है यहाँ पर। और उसमें भी मेरे पास फॉर्म्स बहुत थे, बहुत लोगों ने कहा था कि हम भी रहना चाहते हैं, हम भी लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि वो कैसे हैं, सदाचरण है कि नहीं उनके अंदर, वो ठीक व्यक्ति हैं कि नहीं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि करीब 80 लोग उसमें सम्मिलित हैं, उसमें से कई विदेश में हैं, कनाडा में है, अमेरिका में है, ये अरबियन कंट्रीज़ में है, इस तरह से बहुत लोग हमारे विदेश में भी हैं, और देश में उन लोगों ने बहुत ऊंचा नाम कमाया है अपना। यहाँ तक कि जो कोरोना की टेबलेट डेवलप हुई है वो भी हमारे ही एक लिविंग लेजेंड ने, मिश्रा हैं, डॉक्टर मिश्रा, उन्होंने की है। तो एक बहुत ही बड़े काम कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो बलिया में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बलिया के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। इनको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए या थोड़ा सा कंजीनियल क्लाइमेट दिया जाए तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव 3 वर्षों के बाद ये है। चूँकि आप शिक्षा जगत से हैं और एजुकेशन आपका सब्जेक्ट भी रहा है, एक चीज़ें जो इधर के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार क्लासेज में स्टूडेंट्स की संख्याएं लगातार कम होती चली जा रही हैं। स्टूडेंट की शिकायत है उनके बच्चों की कि हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है, और टीचर्स की शिकायत है कि बच्चे आ नहीं रहे हैं। ये जो गैप है और ये कम्युनिकेशन गैप है, और ये जो बच्चों की लगातार जो संख्याएं कम होती चली जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो मेरी समझ में यहाँ पर आया है। एक तो ये है कि जो टीचर और टॉट की जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर पड़ गई है। उसमें राजनीति भी आ गई है, उसमें एग्रेशन भी आ गया है, उसमें बिहेवियर, बहुत ख़राब बिहेवियर भी आ गया है। तो रिलेशनशिप कहीं कमज़ोर हो गई है, उसके कारण नहीं आते। नहीं तो अच्छे टीचर्स के क्लासेस में विद्यार्थी बिना पढ़े, बिना आए मान ही नहीं सकते। मेरा अपना अनुभव है कि चाहे मेरा क्लास 10 बजे होता था, चाहे 3 बजे होता था, एमएड के विद्यार्थी उपस्थित रहते थे। मुझे कभी विद्यार्थी का रोना नहीं रोना पड़ा कि विद्यार्थी कक्षा में नहीं आ रहे हैं। ऐसा मैंने कभी इतने बड़े जीवन में, कभी उनको कोई सूचना गलत हुई होगी या इन्फॉर्मेशन की कुछ हुआ होगा, उसमें कहीं हो सकती है, लेकिन वैसे कभी रेगुलर क्लासेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक तो ये बात है कि टीचर्स को पूरे जोश व खरोश के साथ पढ़ाना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, और विद्यार्थी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। उनसे जब आप बात करें तो उनको लगे कि ये मेरे हित में बात कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक अविश्वास आ गया है। अध्यापक विद्यार्थी पे अविश्वास करता है और विद्यार्थी अध्यापक पे विश्वास करता है। तो ये जो विश्वास जनरेट करना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरी बात है अनुशासन पहली शर्त है। और तीसरी जो मुझे लगता है कि कई बार हम यूज़ करते हैं विद्यार्थियों को अपने, जो यूज़ नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कक्षाओं में अच्छा पढ़ाने की बजाय उनको छोटे छोटे प्रलोभन देकर उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं। सब नहीं है, कुछ ही लोग हैं ऐसे, लेकिन वो इतने ऊपर दिखने लगे हैं कि सब लोग ये सोचते हैं कि यही सरल रास्ता है। जो वो नहीं कर सकता वो कटा हुआ महसूस करता है। अच्छे टीचर्स को, एक ज़माना था जब अच्छे टीचर्स को बहुत प्रेज़ किया जाता था। अब ये ज़माना आ गया है कि अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है तो कॉलेज में ही उसको सपोर्ट उतना नहीं मिलता जितना उसे सपोर्ट मिलना चाहिए, या उसकी तरह बनने की प्रेरणा किसी के मन में नहीं जगती, बल्कि उसकी आलोचना होती है कि बहुत पढ़ाने वाले बने हैं। तो ये सब फैक्टर्स आए हैं। क्लास में अगर विद्यार्थी को कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्लास में नहीं जाएगा। दूसरी बात, नौकरी कर पढ़ के इनको नौकरी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो वो सोचते हैं कि ये डिग्री ही तो केवल है, और डिग्री तो हमको वैसे भी मिल जाएगी, थोड़ा भी कोई इम्प्लीकेशन हो नहीं पा रहा है, कहीं उसका इम्प्लीकेशन नहीं है। तो डिग्री, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं होगा, आपकी पढ़ाई के साथ, आपकी डिग्री के साथ जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं जुड़ेगा, या उस तरह के कौशल या वैल्यू एडेड कोर्सेज नहीं होंगे, तब तक विद्यार्थी कक्षाओं में जाने से हिचकेगा, वो नहीं जाएगा। और दिक्कत यही है कि मैंने एक कहा कि आप सबको बुलाइए। अभी जो हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे आते हैं, सभी आते हैं ऑलमोस्ट। टीचर्स के पास क्लास में बिठाने की जगह नहीं है उनको। तो एक क्लास में अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 200 बच्चे हैं, तो उनके पास कोई इतना बड़ा कमरा नहीं है कि वो 200 बैठ सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपके पास स्पेस नहीं है और आपने एडमिशन ले लिया, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इसमें से 40% तो नहीं आएंगे, और धीरे धीरे वो 40% कम होते होते 20% आ गया। तो आपको भी सुविधा है कि वो ना आए, और उन्हें भी सुविधा है कि वो ना आए तो पढ़ाई हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है। जो पहले गलत माना जाता था अब वो सुविधाजनक माना जाने लगा है। सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सुविधाजनक तो हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। टाइम टेबल में 2 सेक्शंस बना दिया जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा रूम है, सब एक साथ नहीं बैठ सकते, 3 सेक्शंस बनाइए, लेकिन क्लास ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो जब जो नॉर्म्स हैं यूजीसी का कि लेक्चरर को इतना लेना है, प्रोफेसर को इतना लेना है, एसोसिएट प्रोफेसर को इतना लेना है, उस नॉर्म के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल देखा जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। हम अपने परिसर में, हमारे यहाँ क्लासेस हो रहे हैं और इसको ध्यान रखा गया है। एक विजन और दृष्टि भी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, एकदम अट्रैक्ट हो विद्यार्थी, ऐसा कुछ करना चाहिए। एक चीज़ और भी, मैं छोटे छोटे 1-2 सवाल और हम लेंगे सोसाइटी को लेकर के भी, कि आज का जो दौर है वो एकाकीपन का दौर, और हर आदमी बस एकांगीपन सोच रहा है कि मैं इंडिविजुअल, और जो एक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट होता था कि इंटरेक्शन, जो सोशल इंटरेक्शन होता था, वो चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं। तो भविष्य के समाज को हम किस रूप में देखते हैं, आगे क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो ये चेंजेस होते हैं साइक्लिक होते हैं जी, ये घूमते जाते हैं। कोरोना के समय लोगों को गांव याद आया, पहले गांव नहीं याद था, ज़्यादातर लोग ज़मीन बेच देना चाहते थे। कोरोना के समय सब गांव चले गए, एक साथ परिवार में रहे, तो उनको परिवार में रहने का आनंद पता चला, और ये भी पता चला कि कैसे रहन सहन किसे कहते हैं, रहना, साथ में रहना और सहना, ये उस काल में लोगों को पता चला। तो ऐसे इस तरह के अगर आप स्वयं नहीं चेतेंगे तो प्रकृति आपको चेतने पर विवश कर देगी कि आप समाज में जब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हैं, अंतर परस्पर संबंध नहीं होंगे, अंतर संबंध नहीं होंगे या अंतः संबंध नहीं होंगे, तब तक आप कभी भी समाज, अच्छे समाज की संकल्पना नहीं कर सकते। तो वो निश्चित रूप से आएगा। और व्यक्ति जो है वो एक सोशल एनिमल है, अगर आप एनिमल कहें उसे, तो मैं इससे संबंध नहीं समर्थन करती हूँ इसका कि एनिमल है, लेकिन अगर आप समाज विज्ञान की भाषा में अगर कहें आप, तो सोशल एनिमल है। तो वो ऐसा सोशल एनिमल है कि जब तक वो सोशलाइज्ड नहीं होता तब तक वो कभी भी अपने को पूर्ण महसूस नहीं करता। इसीलिए विवाह बना है, इसीलिए और संबंध बने हैं। तो प्रयत्न ये होना चाहिए कि एक समय, कोई भी समय परिवार में तय कर लिया जाना चाहिए कि इस समय सब लोग साथ बैठेंगे, चाहे वो आधे घंटे का ही समय क्यों ना हो, लड़ाई ही करें आपस में, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठें। जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो वाइब्रेशन ज़रूर कैच होंगी, फ्रिक्वेंसीज एक होंगी, और तब वो परिवार के साथ समय बिताना चाहेंगे। दूसरी बात, ये जो आजकल मोबाइल चला है, मुझे आश्चर्य होता है कि एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे आप या कमरे में बैठे हुए हैं 5 लोग और सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। कोई एक समय तय कर लें कि 2 घंटे तक कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा, उसको रख दीजिए बंद करके,
और हम लोग आपस में बात करेंगे। जो आउटडोर गेम्स हैं या जो इंडोर गेम्स हैं, परिवार में भी कुछ व्यवस्था हो। जैसे हम लोग के पास कुछ नहीं था तो हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, सबसे सस्ता खेल, एक बना लिया, जगह बना ली, एक नेट खरीद लिया, नेट भी नहीं रहता था, वो तय कर लेते थे इतने हाइट के ऊपर रहेगा तो खेला जाएगा। एक रैकेट हो, 2 रैकेट होता था तो सिंगल ही खेलते थे, लेकिन वो खेलने का समय तय था। तो वो सब चीज़ें शुरू से ही भरी जानी चाहिए कि खेलना भी बहुत ज़रूरी है, शरीर को भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है, तब जाके काम हो सकता है। अब सारी बीमारियों की जड़ मैं ये कहती हूँ कि जो है वो जितना यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ हो रहा है, उससे आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी आयरनी है कि अब हम कह रहे हैं कि नहीं 40% क्लासेस जो है वो इस पे चलेंगे। तो जब 40% क्लासेस चलेंगे तो निश्चित रूप से छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा है, लोअर केजी में है, उसका भी चल रहा है ऑनलाइन क्लास, कोरोना में चला। तो ये एक अजीब सी परंपरा है। मीटिंग्स भी आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन हो रही हैं, ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही हैं। तो हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर ना हो, मनुष्य के स्वरूप को भी समझें, एक मौका दें कि वो अंदर उतरे अपने, ऐसा मौन हो, मेडिटेशन हो। अब देखिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको देती हूँ। हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं योगा के क्लास चला रहे हैं, और ये शुरू हुआ है तब से 21 जून तक चलेगा, मतलब एक लंबा समय चलेगा। जो हमारे यहाँ के कर्मचारी थे, मैंने एक दिन पूछा उनसे कि तुमको क्या परिवर्तन नजर आ रहा है, कुछ तुमको लग रहा है? का एक तो हम लोग सवेरे उठने लगे, दूसरा मन बड़ा शांत रह रहा है, जैसे पहले गुस्सा आ जाता था वो गुस्सा कम हो गया है। तो एक साथ समूह में एक साथ बैठकर जब ओंकार आप बोलते हैं तो उस पूरे वातावरण का जो है वो शुद्ध हो जाता है वातावरण, और उसमें काम करने में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो घर वाले अपना सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि कॉलेजेस में भी कंपलसरी कर देना चाहिए कि सब बच्चे आएँ और आके सबसे पहले एक ओपन प्लेस पे सब बैठें और ओंकार बोलें कम से कम। ओंकार बोलेंगे हम लोग इन सब सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, उससे भी बहुत शुद्ध हो जाएगा वातावरण और काम करने में मन लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जो नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं उनसे पूरे तरह से या तो उनको सुधारें या उनको अवॉइड करें, तब तक अवॉइड करें जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। तो ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारा समाज आज भी उतना सहिष्णु नहीं है। एक महिला होने के नाते किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? महिला होने के नाते मैं देखिए मैं साइकोलॉजी की विद्यार्थी हूँ, और हर व्यक्ति के अंदर एनिमा और एनिमस होता है। पुरुष, हर पुरुष के अंदर एक स्त्री पुरुष दोनों होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी का पुरुष तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, किसी का स्त्री तत्व हो जाता है। तो मैं स्त्री जरूर हूँ लेकिन पुरुष तत्व ज़्यादा प्रभावी हो जाता है कई बार। तो मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ, नियंत्रित कर लेती हूँ। लेकिन जो मेल शोविनिज्म है वो निश्चित रूप से रहता है। जैसे मेरे पास शुरू में 1-2 लोग आए जो थोड़ा नेता टाइप के थे, छात्र नेता थे, और अब महिला है आपसे क्या कहें, महिला है नहीं तो फिर हम कुछ कहते। तो मैंने उनसे कहा नहीं, आप मुझे पुरुष समझिए और आपको जो कहना हो कहिए। आपके, क्योंकि आप अगर मान लीजिए मुझे गाली भी देंगे तो ये आप हैं, मैं गाली नहीं दे रही हूँ आपको, और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो गाली दुगने वेग से आपके पास जाएगी। तो आप दीजिए गाली देना है जितना। तो वो चले गए। फिर आपने कैमरा लगाया है, मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। आपके अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति है उसको निकाल दीजिए, निकालिए, और मैं ग्रहण नहीं करूंगी। तो या तो इस कमरे में बिखरी रहेगी, मैं पोछा लगवा दूंगी सवेरे, या आपको तुरंत लौट के मिल जाएगी, तो ले जाइए अपने। मैं जब 4 साल तक मैं चीफ प्रॉक्टर रही हूँ काशी विद्यापीठ की। जब मुझे चीफ प्रॉक्टर बनाया गया, मैं नहीं तैयार थी लेने के लिए, लेकिन मुझे कहा लोगों ने कि वाइस चांसलर ने कहा कि नहीं लेना होगा, हाँ बोलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। उन्होंने लिया, जिससे लेकर मुझे दी गई थी, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता चला लें तो जानूँ। और ये बात मैं पहले बहुत सीरियस नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता चला लें तो जानूँ, तो मैंने कहा कि अब दिखाऊंगी इनको। फिर मैंने 4 साल चलाया, और 4 साल के बाद मैंने खुद इस्तीफा दिया, क्योंकि दूसरे बड़े व्यग्र थे बनने के लिए। मैंने कहा अब आप बनिए, बहुत हो गया। तो मुझे कभी इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। और मैंने देखिए, महिलाएं जो हैं प्रताड़ित जब होती हैं तो कुछ उनकी भी कहीं कमी होती है। अगर आप अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच लें और उसका बड़ी दृढ़ता से पालन करें, और किसी को यूज मत होने दें, आपको कोई यूज ना कर सके, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा,
तीनों आपको कोई यूज़ न कर सके, इतनी शक्तिशाली आप हों। आप आँख से एक बार देख लें बहुत ध्यान से तो वो डर जाए जी। इतनी प्रबल विल पावर महिलाओं के अंदर होनी चाहिए, और उस विल पावर से वो सब कुछ कर सकती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि महिला होने से कोशिश की लोगों ने, लेकिन मैं घबराई नहीं, मैंने उसका डट कर मुकाबला किया, और परिणाम ये है कि मुझे कभी भी पुरुष के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बड़ी बात है। और एक मैं आपको ये भी बताऊं, पुरुष जो है वो हमेशा जब वो देख लेते हैं कि ये इन महिलाओं में ये सब गुण नहीं है तो वो आदर भी बहुत करते हैं, और मुझे पुरुषों का बहुत आदर प्राप्त हुआ है। यहाँ बलिया में भी मुझे बहुत आदर मिला है, बहुत सम्मान मिला है। मैं इसके लिए बलिया वासियों को और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा बड़ा समझा। ये जो बच्चे हैं सब माँ कहते हैं, तो उस तरह का सम्मान आदर मुझे हमेशा मिला है, तो इसमें कभी कोई दिक्कत मुझे कभी नहीं हुई। हमारी नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नई पीढ़ी को मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अनुशासित रहें, और सबसे बड़ी बात है कि मानवीय संवेदनाओं को किसी हालत में ना भूलें। जी। मानवीय संवेदनाएं जिस दिन क्षरित हो गई उस दिन हम पशु बन जाएंगे, तामसिक वृत्तियाँ हमें घेर लेंगी, और तब हम कुछ भी कर गुजरेंगे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसलिए हम मनुष्य हैं, बड़ी मुश्किल से जन्म मिला है मनुष्य होने का, तो मानवीय संवेदनाओं के साथ अनुशासित होकर रहें, स्वतः अनुशासित हों, जिससे एक अच्छे नागरिक रूप में देश को आगे बढ़ाने में वो उनको अपना जो उनका जो पार्ट है वो प्ले कर सकें। और एक आखिरी सवाल, इतना आप एक्टिव हैं और इतनी एनर्जी के साथ आप काम करते हैं, तो सवाल लाजमी हो जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद क्या? देखिए, सेवानिवृत्ति और आयु का बढ़ना दोनों चीज़ें मानसिक होती हैं। सेवानिवृत्ति जब हम इस पद पर आए थे उसी दिन मैंने समझ लिया था कि इससे निवृत्त भी होंगे, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ मिलती है, जब आप जन्म लेंगे तो मृत्यु निश्चित है। जो चीज़ निश्चित है उसके बारे में क्या सोचना। तो मैं कभी भी इसके बारे में नहीं सोचती हूँ। सेवानिवृत्ति, यहाँ से सेवानिवृत्त हुई हूँ और कहीं सेवा करूँगी। मेरे कहने का मतलब ये कि उसके बाद कुछ योजनाएं या कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं? जीवन में कोई योजना नहीं, हनुमान जी की भक्त हूँ। वो जहाँ कह देते हैं चलो वहाँ चले जाती हूँ। तो सब हनुमान जी जानते हैं, क्यों मैं अपने पर भार लूँ जब मेरे माता पिता के रूप में हनुमान जी हैं। तो स्वाभाविक। हाँ, वो समझे मैं पूरी तरह समर्पित हूँ उनको। जो आदेश देंगे उसका अक्षरशः पालन करूँगी। यदि मैं गलती करती हूँ तो वो सजा भी दें, उसका भी स्वीकार्य है, एकदम सहर्ष। और जो अच्छा देते हैं वो अच्छा भी, अभी तक सब अच्छा दिया है उन्होंने, तो मैं उनकी प्रिय बेटी हूँ, तो मेरा तो ज़रूर करेंगे। तो मैम, आपने हमें समय दिया और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत और दोस्तों, अभी हम लोगों ने बातचीत किया जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कल्पप्रताप पांडे जी से, उनके बारे में जाना और उनके विचारों को जाना। आपको ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।